हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है क्लैड बाय अभिजीत के चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल डिफेंसेस अंडर टॉट क्या होते हैं। और कल की वीडियो में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ी, क्या होती हैं जुडिशियल रेमेडीज, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज एंड ऑल, क्या होती है वो सभी ने हम लोग कवर अप किया था। अब उसके जितने भी रॉन्गफुल एक्ट डन हुए तो उनके डिफेंसेस भी कुछ कुछ होंगे ना। तो आज उन चीज़ों को हम लोग कवर अप करने वाले हैं धीरे धीरे करके, हर चीज़ सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और बहुत अच्छे तरीके से ले चलूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा एक टॉपिक आया डिफेंसेस अंडर टॉट्स। तो कुछ कुछ जनरल डिफेंसेस हैं, टॉट में भी होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख ही रहे होगे जनरल डिफेंसेस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफेंसेस होती हैं। ठीक है, एक होता है पहला प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, नेसेसिटी, प्राइवेट डिफेंस, इनएविटेबल एक्सीडेंट्स। आई एम होपिंग कि आपको मेरी वीडियो सही से दिख रही होगी। विश मेजर, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कैसे है, क्या है, हर चीज़ है कैसे। विश मेजर का मतलब क्या होता है, हर चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो आप टेंशन मत लो। मिस्टेक, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम लोग हर चीज़ें कवर अप करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक ये रहेगा। तो सबसे पहली टॉपिक है हमारी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, AUTH होगा यहाँ पे। ठीक, तो सॉरी उस चीज़ के लिए। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में क्या होता है मैं आपको बता दूं। इफ़ एन एक्ट इज ऑथोराइज्ड बाय एनी एक्ट लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट देन इट इज़ नॉट एक्शनेबल इवन इफ इट वुड बी कंस्टिट्यूट अ टॉट। आपको दिख रहा होगा, it is complete defense and the injured party has no remedy except for claiming compensation as may have been provided by the statute. Remember, the power must be exercised with caution to avoid unnecessary damage. तो इसमें क्या है ना, सिंपल सी बात है, आपको उतना स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में ध्यान नहीं देना। मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि ये क्या होती है। कि अगर कोई भी ऐसी लॉ हुई जो कोर्ट के द्वारा बनाई गई है या पार्लियामेंट के द्वारा ये लॉ बनाई गई है, तो उस चीज़ के प्रति आप डैमेज या कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हो। एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे कि आपका रोड है NH पे, नेशनल हाईवे पे है, एंड वहाँ पर आपको आपकी घर भी है। ठीक है, NH पे आपकी घर भी है, वहाँ से रोड से रात को गाड़ी जा रही है, हॉर्न बज रही है, टे टे टे, मतलब आपको नॉइज़, मतलब दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप अगर लेके अगर कोर्ट में जाओगे कि माय लॉर्ड मेरे को दिक्कत हो रही है इस चीज़ से, तो उससे आपको कोई भी ऐसा डैमेज क्लेम नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये लॉ के द्वारा मेड किया गया, कोर्ट के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा ये लॉ बनाया गया है। तो इस चीज़ पे आपको किसी चीज़ का क्लेमिंग नहीं मिलेगा कि मेरे को दिक्कत होती है, मेरे को हार्म होती है, क्योंकि ये लॉ है। ठीक है, तो आप लॉ के खिलाफ नहीं जा सकते हो। सिंपली सी बात है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में यही चीज़ होता है कि अगर कुछ भी अगर मतलब लॉ पार्लियामेंट या कोर्ट के द्वारा बनाया गया है और आप उस चीज़ के खिलाफ आप जा रहे हो कि मेरे को आप ये चीज़ में अगर दिक्कत हो रही है, आप मुझे क्लेम दो, कंपनसेशन दो, मुझे दिक्कत हो रही है, आप रोड के, मेरे NH के पास घर है, उधर से गाड़ी गुजरती है, बहुत रात को सो नहीं पाता हूँ, ये नहीं हो पाता हूँ, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको कोई भी क्लेमिंग नहीं मिलती है। ठीक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का यही था मतलब, ये कुछ भी लॉ या पार्लियामेंट के द्वारा बना गया, कोर्ट के द्वारा बना गया, तो अगर आप उस चीज़ का कुछ भी कंप्लेंट लेके जाते हो कोर्ट में, तो आपको उस चीज़ के प्रति कुछ भी अगर पता चला कोर्ट में कि ये लॉ बनाया गया है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा बात नहीं है जो इंजर्ड हो रहा है या डैमेजेस हो रहे हैं, तो आपको कुछ भी क्लेम नहीं होगा। ठीक है, कंपेंसेशन।
मॉनेटरी वैल्यू में कंपेंसेशन क्लेम होता है, आपको तो पता ही होगा, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है। हमेशा टॉर्ट में मॉनेटरी वैल्यू में कंपेंसेशन क्लेम होता है इंजर्ड पार्टी को, आईपी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, और डीपी कहते हैं डिफेंस पार्टी को, ठीक है। तो चलिए पहला टॉपिक हमारा खत्म हुआ, अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं वो क्या है, इनविटेबल एक्सीडेंट। इनविटेबल एक्सीडेंट मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। एन इनविटेबल एक्सीडेंट इज वन दैट वाज नॉट इंटेंडेड एंड विच under all these circumstances could not have been foreseen or prevented by the exercise of reasonable precautions. Essential, इसके मैं बताता हूँ, unavoidable situation which could not be prevented by ordinary care or caution. ये मैं आपको बताता हूँ, इनविटेबल एक्सीडेंट्स ऐसे हो गए ना कि आप कुछ भी कर लो, उस चीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता था उस समय पे। अगर रोड पे गाड़ी चल रही है और दो गाड़ी टकरा गए, कार या ट्रक, तो उस चीज़ को आप नहीं ठीक कर सकते हो ना। आप कैसे ठीक कर सकते हो? कुछ भी अगर आपको मतलब कुछ भी आप समझो कि वो चीज़ मैं देख रहा हूँ लेकिन माय लॉर्ड उस चीज़ को मैं प्रिवेंट नहीं कर सकता था एट दैट टाइम। बच्चा गिर रहा है कहीं अपार्टमेंट से, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक पहुँच सकती है? मैं क्या कर सकता था कि, और कोई आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया कि इस बच्चे के चलते ही इस बच्चे को, मेरे बच्चे को कैच कर लिया जाता है या कुछ भी ऐसा मैं बता रहा हूँ, तो ये आप पे नहीं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप कुछ भी करो। ये सर्कमस्टांसेज ही कुछ अंडर नहीं आती कि आप प्रिवेंट कर सको इस चीज़ को, ठीक है। तो ये इनविटेबल एक्सीडेंट्स ये होती कि कोई ऑप्शन ही नहीं था कि क्या करें माय लॉर्ड, कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास कि इस चीज़ से मैं कुछ भी प्रिवेंट कर पाऊँ, ये होना ही था और हो गया। बस इसमें कुछ नहीं होता है, अनअवॉइडेबल सिचुएशन होते हैं। अनअवॉइडेबल सिचुएशन वही कि आप कुछ भी, आपके कंट्रोल में ही नहीं है वो चीज़, वो हो के ही रहेगा, समझो, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, ईजिली मैं आपको समझा दिया, सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ। अगर आपको नोट्स कॉपी करनी है तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छी हैं, ये आपको काम देंगी मॉक्स वगैरह बनाने में इस, और आप कुछ भी अगर आप डीबीपीज कर रहे हो तो ये सब चीज़ आप नोट्स वगैरह बना के रखते हो तो आपको काम ही देगी कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ कैसे था, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको बताने वाला था वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। पहले पढ़ लेता हूँ फिर ईजिली आपको समझा दूंगा, बहुत ईजी चीज़ है, जितनी टफ इसका टॉपिक का नाम है ना, बहुत ईजी चीज़ है। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया लिटरली मीन्स टू वन हु वॉलेंटियर्स कंसेंट्स नो हार्म इज डन, which means the plaintiff has waived his rights and now he can't complain. He has consented to suffer harm. Plaintiff consented, that means defendant not given to give any damages. इसमें क्या होता है ना कि प्लेंटिफ जो होता है ना वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसके पास कोई कंप्लेन नहीं रहता है, वो गिव अप कर देता है, बोलता है हाँ मेरे को कोई हार्म नहीं हुई, समझो कंप्रोमाइज कर लिया, वो छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, सरेंडर, इसका ये मतलब होता है। और जो डिफेंडेंट है उसको कोई भी डैमेजेस प्रोवाइड नहीं करने पड़ेंगे, मतलब पैसा नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। प्लेंटिफ को वो मतलब गिव अप कर दिया कि माय लॉर्ड हो गया, कोई भी कंसेंट, कोई हार्म डन नहीं हुआ है, कुछ भी, वो समझ रहे हो ना आप, इस चीज़ को आप थोड़ा लॉजिकल वे में समझो, इमोशनली वे में समझो कि मतलब समझ रहे हो ना कि हाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कि नहीं अब ठीक है कुछ नहीं। तो इस जगह पे डिफेंडेंट को कोई भी ऐसी डैमेजेस पे नहीं करने रहती है प्लेंटिफ को, अगर वो कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया तो कितनी सीधी सी चीज़ थी। वॉलेंटी नॉन फिट इंजरी में वही होता है कि नो हार्म इज डन, कंसेंट हो जाता है प्लेंटिफ और उसके पास कोई कंप्लेन नहीं रहता है, फिर बोलता है कि हाँ एक्सेप्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो टॉपिक शुरू करते हैं, ये हमारी टॉपिक है नेसेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ, पहले पढ़ लेते हैं क्या होती है ये, ठीक है। इसमें एक एक्ट होता है जो रॉन्गफुल होता है, ठीक है, एक रॉन्गफुल एक्ट होता है, ठीक है, जो कॉजिंग डैमेज कॉज भी करता है, डन अंडर नेसेसिटी
प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, ये मेन चीज़ है। इससे इम्यून क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेट टॉपिक है, पहले ये दूसरी टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, नेसेसिटी में मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ कि एक प्राइवेट प्लॉट है, ठीक है, और एक घर है, मान लो आपका घर है, आपके घर के पीछे एक खेत है, खेत में आग लग गई और किसी दूसरे पर्सन ने आके देखा कि आग लगी, आपके घर में वो घुस गए और वो आग बुझाने के लिए चले गए। तो इस चीज़ से आप समझ रहे हो कि वो आग आपके घर को भी डैमेज कर सकता था। वो प्रिवेंट कर दिए, समझ रहे हो कि वो आग को बुझा दिए। भले भले ही वो आपके घर में घुसे, आपके बिना परमिशन से वो ट्रेसपास करके घुसे, लेकिन वो प्रिवेंट कर दिए ग्रेटर हार्म। इस चीज़ से इम्यून मिलेगा आपको कोर्ट में कि माय लॉर्ड, मैंने ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट किया है। कोई ऑप्शन ही नहीं था, अगर हम लोग नहीं करते तो बहुत बड़ा आज ये कांड हो जाता। ये होता है नेसेसिटी में। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है मैं आपको समझाता। इट इज अ डिफेंस दैट अलाउज अ पर्सन टू यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और अदर फ्रॉम हार्म, प्रेजेंस ऑफ इमिनेंट डेंजर, प्रोपोर्शनेट फोर्स, ठीक है, मैं समझाता। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, एक ऐसा डिफेंस कुछ भी रीजनेबल फोर्स के चलते, कोई भी रीज़न अगर होगा किसी चीज़ के, कोई भी चीज़ अगर वो एक्ट डन किया, उसके पीछे अगर कोई रीज़न निकला, तो कुछ भी डिफेंडेंट, कुछ भी प्लेंटिफ मतलब नहीं है यहाँ पे। एग्जाम्पल से तो मैं आपको, जैसे अभी नई एग्जाम्पल की तो इसकी नहीं होती है, ये एक नॉर्मल सी एक टॉपिक है, उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है ये प्राइवेट डिफेंस के लिए सिर्फ है कि जैसे प्रेजेंस ऑफ इमिनेंट डेंजर कुछ भी होता है तो मैं अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। टॉपिक तो है बड़ी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी, अब मेरे को लोग आगे मारने के लिए, 4 लोग घर में घुस गए तो मैं वहाँ पे क्या करता, 4 लोग को मारूंगा ही ना प्राइवेट डिफेंस के लिए, अपने के लिए। तो वही चीज़ है, प्रोपोर्शनेट फोर्स रीजनेबल है कि 4 लोग घुस गए मेरे घर में मारने के लिए, तो मैं तो अपने आप को सेल्फ डिफेंस करूंगा ही ना। तो इसीलिए रीजनेबल फोर्स है, यहाँ पे रीजन था किसी चीज़ से रिलेटेड कि खुद को प्रोटेक्ट तो करूंगा ना हार्म होने से, किसी भी चीज़ से। तो प्राइवेट डिफेंस तो आप समझ गए हो क्या होता है कि अगर कोई भी करे तो सेल्फ डिफेंस तो मैं करूंगा ही ना। सिंपली यही है, आप नोट कॉपी कर सकते हो, बहुत ही सही है हर चीज़ें। और नेक्स्ट टॉपिक के अलग तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारी क्या है ये। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारी है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। अ पर्सन कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन बिकॉज, आपको दिख रही होगी, हाँ, अ पर्सन कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन बिकॉज ऑफ देयर ओन रॉन्ग डूइंग। अगर प्लेंटिफ ही गलत काम कर रहा है तो वो कोई एक्शन लीगल ले ही नहीं सकता है, लीगल एक्शन वो ले ही नहीं सकता है क्योंकि वो खुद रॉन्ग डूइंग है। इसकी एक मैगजिम है, एक्स टुरपी कॉजा नॉन ओरेटर एक्सियो, नो एक्शन कैन अराइज फ्रॉम इलीगल एक्ट। प्लेंटिफी जब इलीगल एक्ट कर दिया तो वो क्या लीगल एक्शन ले सकता है। प्लेंटिफी जब रॉन्ग डूअर है, वो गलत काम कर रहा है, यहाँ पे वही रोड पे चलते मान लो कि 2 गाड़ी टकरा गई, पीछे से आकर किसी ने मार दिया, तो आगे वाला जो गाड़ी का बंदा होगा वो तो प्लेंटिफ हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी गाड़ी डैमेज हो गई और पीछे वाला डिफेंडेंट हो गया। लेकिन जो प्लेंटिफ था वही मारने लगा, वही मार के मुंह हाथ तोड़ दिया, बेहोश कर दिया रोड पे, तो वहाँ पर तो वो वही तो रॉन्ग काम कर दिया, रॉन्ग डूअर वहीं पे हो गया वो। अरे उस चीज़ को कोर्ट ले जाते हैं, वहीं पे वो गलत काम कर दिया, तो यहाँ पे कोई लीगल एक्शन वो ले ही नहीं सकता है। सिर से मार के सर फोड़ दिए, ये कर दिए, तो ये सब चीज़ें आप समझ रहे हो। जब प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है तो यहाँ पे कोई लीगल एक्शन वो ले ही नहीं सकता है। नो एक्शन कैन अराइज फ्रॉम इलीगल एक्ट, ठीक है, कोई एक्शन ले ही नहीं सकता अगर वो इलीगल एक्ट कर दिया तो, ठीक है। द प्लेंटिफ विल नॉट बी अलाउड टू क्लेम डैमेजेस। उसको क्यों डैमेज मिलेंगे जब वही प्लेंटिफ ही रॉन्ग डूअर है। और हमारी लास्ट टॉपिक है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया होगा एक मिस्टेक मतलब ना उतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब आगे के समय में पढ़ोगे टॉपिक में मैं समझा दूंगा, अगर वो टॉपिक आई तो मैं आपको एक सिंपल सी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें अब मैं आपको कवर करवा दूंगा 2-3 मिनट की वीडियो में
कि मिस्टेक का क्या होता है, ठीक है, जनरल डिफेंस इन थॉट्स में। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है ना कि सिंपली इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है ना कि कोर्ट में जाएगा डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, एक दो तरफ कटघरा है और एक डिफेंडेंट मतलब बोल रहा है कि माय लॉर्ड हम क्या कर सकते थे यहाँ। मैं आपको पहले सिंपली समझा देता हूँ, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती है, यहाँ पे 100% नेचुरल कॉज होती है, 100%। कुछ भी होगा एक्ट ऑफ गॉड, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। 100% जो भी काम होगा वो होगा नेचुरल कॉज की वजह से। कुछ भी, बारिश हो गई, बारिश की वजह से बाढ़ आ गई, कितने गाड़ी तैर के, बाइक तैर के चल गई, तो ये नेचुरल कॉज हो गई ना। तो आप इससे जाके आप क्लेम कैसे कर सकते हो कि मेरे को डैमेजेस क्लेम करना है, ये सब चीज़, ये तो नेचुरल कॉज हुई ना। ये चीज़ वही चीज़ मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी occurrence of circumstances which could not have been foreseen and which could not have been guarded against, or more accurately, as accident due to a natural cause directly and exclusively without human intervention and which could not have been avoided. It must not arise from act of man. देखा, it must not arise from act of man. ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें है ही नहीं, और इस चीज़ को नेचुरल कॉज होगा तो उस चीज़ को अवॉइड किया जा ही नहीं सकता है। अर्थक्वेक का है तो उस चीज़ को हम लोग अवॉइड मतलब बच ही नहीं सकते, वो तो हो के ही रहेगा। मैं आपको ये भी ब्लैक मार्कर से मैं लिखा हूँ, पेन से लिखा हूँ, वो भी एक बार रीड कर लेता हूँ। वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। और दूसरी पॉइंट है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन विच कुड नॉट बी एंटिसिपेटेड, मतलब रोका नहीं जा सकता है उस चीज़ को। वही चीज़ होता है, माय लॉर्ड इस चीज़ को रोका ही नहीं जा सकता था, मैं क्या करूं। अगर गाड़ी चल रही है या कुछ भी, अगर आप खुद एग्जांपल ले लो कि मैं बच्चा का ही वो एग्जांपल दे दे रहा हूँ कि बच्चा ऊपर से गिर रहा है, तो वो एक्ट ऑफ गॉड ही है ना। मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, मैं तो कुछ कर नहीं सकता था, वो तो नेचुरल कॉज हो गया। तो यहाँ पे वही कॉज हो गई ना कि वो बच्चा गिर गया, और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पे सिंपली है कि यहाँ पे 100% नेचुरल कॉज होती है और ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल 0% होती है। मतलब एक्ट ऑफ मैन राइज यहाँ पे नहीं होता है, इट मस्ट नॉट राइज फ्रॉम एक्ट ऑफ मैन। यहाँ पे टॉपिक है एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। तो ये हमारी जो भी थी डिफेंसेस अंडर टॉट्स, आज हम लोगों ने कवर अप कर लिए। मिस्टेक उतना इंपॉर्टेंट नहीं केस है, आप मॉक्स बनाओगे जो बनाओगे उसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मिस्टेक क्या होती है, और आप भी समझते हो मिस्टेक कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। और अगर वीडियो बनानी भी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी वो वीडियो 3 से 4 मिनट में कवर अप करवा के बनवा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत सी टॉपिक कवर अप कर ली हैं, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग फिर से देखने वाले हैं कि क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेग्लिजेंस आई गेस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू।